हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी तक हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 9 तक इशू ऑफ शेयर कैपिटल के कुछ सम्स कवर किए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि इलिस्ट्रेशन नंबर 10 सेम एज इलिस्ट्रेशन नंबर 9 जैसा ही है, जो आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, जिसका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल रहा है उसका 216। कितना आ रहा है कैपिटल रिजर्व? 216 रुपीज। 216 रुपीज कैपिटल रिजर्व। और आई कैन राइट कैपिटल रिजर्व कितना? 216 रुपीज। अगर आपका भी इतना ही आ रहा है तो आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट अगर आपके आंसर में कुछ भी डिफरेंस है, कुछ भी फ्लक्चुएशन है, तो आप मुझे मैसेज करके प्रॉब्लम पूछ सकते हो कि आपका कहाँ गलत हो रहा है। अननेसेसरी सेम क्वेश्चन को रिपीट कर कर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 11 से। ये भी वैसा ही है जैसा अभी तक हमने देखा है, ठीक है। इसमें भी कोई बहुत मेजर चेंज ऐसे नहीं है। आज हम इलिस्ट्रेशन 11 एंड 12 कवर करेंगे, और इफ टाइम परमिट्स हम व्हाट इज मीन बाय आईपीओ एंड व्हाट इज मीन बाय राइट इशू वो भी देखेंगे। चलो शुरू करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 11 से। क्या लिखा है देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 11। Hero Limited issue 10,000 equity shares of 100 each at a premium of 25 per share। यानी 100 रुपीज का शेयर 125 में इशू किया। 100 प्लस 25 इट कम्स टू 125 में इशू किया। अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू द शेयर्स वेयर टू बी पेड एज फॉलोज। नीचे लिखा है कि कैसे कैसे पेमेंट करना है। तो देखो, पहला एप्लीकेशन कब आया? जनवरी 1 को। 1 जनवरी 2015 को एप्लीकेशन आया, जिसके अंदर एप्लीकेशन मनी के साथ ही प्रीमियम मंगवा लिया गया है। जनरली, नॉट नेसेसरीली, जनरली प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो अलॉटमेंट के टाइम मंगवाया जाता है। बट हीरो लिमिटेड इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन में ही प्रीमियम का अमाउंट मंगवा लिया है, ठीक है। यानी ये जो 50 है, ये 25 फॉर शेयर कैपिटल एंड 25 रुपीज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। नेक्स्ट, 1 फरवरी को उन्होंने मंगवाया अलॉटमेंट मनी, कितना? 50 रुपीज। एंड 1 अप्रैल को बैलेंस ऑफ यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाया ₹25। टोटल करके देखो, इसका टोटल आता है ₹125। आ गया हमारा इशू प्राइस। यस, आगे देखो क्या लिखा है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दे दिया कि इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है। कितने इशू किए थे? 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे। बट एप्लीकेशन जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, यानी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गए। एप्लीकेशन रिसीव्ड एज समराइज्ड बिलो। जैसे जैसे एप्लीकेशन आया है हमने उसकी समरी दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन में बताया। क्या दिया है देखो, 3 कैटेगरीज दी है आपको, ए, बी एंड सी। हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये सिटी है। एप्लीकेशन ये 3 सिटीज से आ रहे हैं, सिटी ए, सिटी बी एंड सिटी सी, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज में एप्लीकेशन आया हुआ है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन कैटेगरीज, हर कैटेगरी में अलग अलग एप्लीकेंट्स है जिन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ए कैटेगरी में 40 नंबर ऑफ मेंबर्स ने अप्लाई किया, बी कैटेगरी में 20 नंबर ऑफ मेंबर्स ने अप्लाई किया, एंड सी कैटेगरी में एक ही मेंबर ने अप्लाई किया। आई कैन कॉल्ड इट एज एप्लीकेंट, मेंबर नहीं बोलूंगी जब तक कि आप उनको अलॉट नहीं कर देते। ए कैटेगरी में 40 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया, बी कैटेगरी में 20 एप्लीकेंट्स थे, और सी कैटेगरी में एक ही एप्लीकेंट था। कितने अप्लाई किए देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, ये अप्लाई किया। अलॉट कितना किया वो बाद में देखेंगे। अप्लाइड फॉर ईच एप्लीकेंट, ईच लिखा है, यानी पर एप्लीकेंट ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो देखो, ए कैटेगरी वाले जितने भी
एप्लीकेंट्स थे उन्होंने पर एप्लीकेंट 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। पूरे जितने 40 एप्लीकेंट्स थे, ईच एंड एवरी एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर 200 शेयर्स ईच। बी कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने हर एप्लीकेंट ने अप्लाई किया 2000 शेयर ईच, यानी हर एप्लीकेंट ने कितना इशू अप्लाई किया 2000 शेयर्स के लिए। एंड सी कैटेगरी जो थी उसमें एक ही एप्लीकेंट था जिसने अकेले ने 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। थर्ड इसमें क्या लिखा है, इशूड टू ईच एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेशन तो किया है बट कंपनी ने कितने अप्लाई अलॉट किए। इशूड टू ईच एप्लीकेंट यानी कंपनी ने कितने अलॉट किए। जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 100 अलॉट किए। जिसने 2000 के लिए अप्लाई किया उसको 200 अलॉट किए। एंड जिसने 8000 के लिए अप्लाई किया था उसको 2000 अप्लाई किए। कोई स्टैंडर्ड रेशो नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया कि किसने कितना अप्लाई किया और किसको कितना अलॉट किया गया। इस पे से एक थोड़ा सा ना हम समरी बना लेंगे, ठीक है। यही पे बनाएंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। एक एक कैटेगरी लिखते जाएंगे, एक एक कैटेगरी को सॉल्व करते जाएंगे। कैटेगरीज, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे। कैटेगरी ए में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे 40। चलो लिखो 40। बी में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया कैटेगरी ए के एप्लीकेंट्स ने 200 शेयर्स ईच। 200 शेयर्स ईच या ईच है, हर एप्लीकेंट ने इतना एप्लीकेशन इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो अब इस पे से हम निकाल सकते हैं। और एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है, ₹50। ₹50 उसमें 25 शेयर कैपिटल के हैं और 25 शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं। कितना है 50। तो निकाल सकते हैं हम टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यस बी इंटू, एक मिनट, ए इंटू बी इंटू सी। ए इंटू बी आपको मिल जाएंगे टोटल एप्लीकेशंस और उसको एप्लीकेशन मनी पर शेयर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। 40 इंटू 200 टोटल एप्लीकेशन कितने आए, 40 इंटू 200 कितने आए, 8000 के लिए एप्लीकेशन आए और मल्टीप्लाई बाय 50 यानी आपको 4 लाख का क्या मिला एप्लीकेशन मनी। ₹4 लाख आपको क्या मिला टोटल एप्लीकेशन मनी। ओके। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने अलॉट किए, 100 शेयर्स पर एप्लीकेंट, हर एप्लीकेंट को 100 शेयर्स अलॉट किए। 200 शेयर्स ईच के लिए एप्लीकेशन था। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अब 100 निकल गया आपके पास में, अब हमको निकालना है एक्सेस मनी। तो यहां पर लिखो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी। रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी मतलब जितने शेयर अलॉट किए उतने का ही अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल में एज इन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करोगे। आपको एक्सेस मिला है बट शेयर एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 100 शेयर्स की। तो कितना मनी रिक्वायर्ड है आपको रिक्वायर्ड है C इंटू ई, जितना अलॉट किया
और एप्लीकेशन मनी पर शेयर, तो कितना आया 50 इंटू 100, 5000 का आपको रिक्वायरमेंट था। एक मिनट, 5000 100 शेयर्स इंटू, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो करो, इंटू ए इंटू सी इंटू ई। एप्लीकेंट्स कितने थे 40, हर एप्लीकेंट को कितने शेयर अलॉट किए 100 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है 50। तो आपको मिल जाएगा कि कितना एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है 40 इंटू 100 इंटू 50, यू नीड 2 लाख रुपीज 2 लाख। अब इस पे से मुझे क्या मिल जाएगा, इस पे से मुझे मिल जाएगा एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और वो कैसे निकालेंगे हम, एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन डी माइनस एफ, डी में जितना आपने एक्चुअल में रिसीव किया और एफ में उतना जितना एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स की आई, आप पूरे के पूरे शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, तो आपने प्रो राटा बेसिस के ऊपर क्या किया, अलॉटमेंट किया। हर कैटेगरी का अलग अलग आपने बाइफर्गेशन किया है। तो एक्सेस मनी कितना है आपके पास 2 लाख रुपीज। 2 लाख कैसे आए, 4 लाख माइनस 2 लाख, इतना एप्लीकेशन मनी आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ है। कौन से कैटेगरी का, कैटेगरी ए का। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे कैटेगरी बी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं कैटेगरी बी में 20। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कैटेगरी बी के एप्लीकेंट्स ने 2000 ईच, 2000 ईच। एप्लीकेशन पर शेयर कितना है 50 ही है, तो कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, अगेन ए इंटू बी इंटू सी, 20 इंटू 2000 इंटू 50, ये आ गया आपका 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज आपको कितना मिला, क्या मिला, एप्लीकेशन मनी मिला, कितना 20 लाख रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कैटेगरी बी में कितने शेयर्स अलॉट किए पर एप्लीकेंट को 200 शेयर्स। तो बताओ एप्लीकेशन मनी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, कितने एप्लीकेंट्स 20 एप्लीकेंट्स, पर एप्लीकेंट को कितने शेयर अलॉट किए 200 अलॉट किए, और पर शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है ₹50। करो 20 इंटू 200 इंटू 50, कितनी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 2 लाख रुपीज की। कितनी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन मनी की 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपीज की। तो एक्सेस मनी कितना है अभी भी बी कैटेगरी का, अभी है हमारे पास 20 लाख आए थे, बट नीड कितनी थी 2 लाख की, तो हमारे पास एक्सेस है 18 लाख रुपीज। कितना एक्सेस मनी है बी कैटेगरी का 18 लाख रुपीज। ये हो गई कैटेगरी बी। ऐसे ही हम निकालेंगे कैटेगरी सी। कैटेगरी सी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, एक ही है। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अगेन एप्लीकेशन मनी 50, तो बताओ कितना एप्लीकेशन मनी पे किया सी ने, सी कैटेगरी ने 8000 इंटू 50 इंटू 1, उसने एप्लीकेशन मनी पे किया 4 लाख रुपीज। उसको कितने शेयर्स अलॉट किए मैम 2000 शेयर्स अलॉट किए। कितने किए 2000 शेयर्स अलॉट किए। तो 2000 शेयर्स के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं उसके एप्लीकेशन के मैम 1 इंटू 2000 इंटू 50, उसका 1 लाख ही होता है। तो एक्सेस मनी कितना पे किया कैटेगरी सी वाले ने
एक्सेस मनी पे किया 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख रुपीज। करेक्ट सॉल्व किया मैंने। 50 इंटू 2000 इट्स 1 लाख। 1 लाख ही किया ना, हाँ 1 लाख रुपीज। चल इसका एक बार टोटल कर लेते हैं हम लोग। टोटल किस चीज का करेंगे हम, ये हमारा वर्किंग नोट है। ये क्या है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पे से जर्नल एंट्रीज करना आसान हो जाएगा। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना रिसीव किया 4 लाख प्लस 20 lakhs प्लस 4 लाख इट कम्स टू 28 लाख। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन आया 8000 प्लस 2000 प्लस 200। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 8 and 2 and 200 कितना हो रहा है 10,200 एप्लीकेशन आया। पर कंपनी ने इशू कितने किए थे 10,000। सॉरी ये पर एप्लीकेंट्स है, हमको नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स चाहिए। ठीक है, ये पर एप्लीकेशन था। टोटल एप्लीकेंट्स अगर मैं देखूं तो ए इंटू बी करो और उसका टोटल करो। ए इंटू बी 40 इंटू 200 एम प्लस 20 इंटू 2000 एम प्लस एंड 1 इंटू 8000 एम प्लस। टोटल एप्लीकेशन आए आपके पास 56,000। टोटल एप्लीकेशन कितने आए 56,000 के। लिखने की जरूरत नहीं है, एक मिनट यहां लिख लूंगी। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना रिसीव्ड हुआ 56,000 शेयर्स के लिए आया। बट कंपनी ने इशू कितने किए थे सिर्फ 10,000, तो 46,000 शेयर्स के ऊपर क्या आया ओवर सब्सक्रिप्शन आया। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आया 56,000 का, जिसका एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किया कंपनी ने 28 लाख रुपीज। फिर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी कितना था 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 5 लाख रुपीज की, सिर्फ 5 लाख ही हमको एप्लीकेशन के लिए चाहिए थे। इससे ज्यादा हम शेयर अलॉट ही नहीं कर सकते। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे और हर शेयर्स के ऊपर 50 रुपीज मंगवाए थे, तो उस हिसाब से 5 लाख रुपीज कंपनी 10,000 चाहिए। 10,000 शेयर्स के ऊपर 50 रुपीज के हिसाब से 5 लाख तक ही कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर सकती है, एक्सेस नहीं कर सकती। तो एक्सेस मनी कितना रिसीव किया कंपनी ने 28 माइनस 5 इट्स 23। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये टेबल समझा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक बनाया। आगे क्या लिखा है देखो, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द इशू was that amounts overpaid on application, overpaid amount हमने जो अभी भी निकाली है overpaid amount were to be retained by the company। overpaid जितनी भी अमाउंट है कंपनी रिफंड नहीं कर रही है एप्लीकेंट्स को, कंपनी क्या कर रही है खुद के पास ही वो overpaid जो ये एक्सेस मनी हमने निकाला ना ये वाला, ये पैसा क्या कर रही है कंपनी खुद ही के पास रख रही है, ये शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं कर रही है। पर क्या कंडीशन पे खुद के पास रख रही है एंड यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ फर्दर सम्स ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड। कंपनी क्या कर रही है जब शेयर अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी तो वो मनी में अलॉटमेंट मनी के अंदर ये एक्सेस पेमेंट एडजस्ट करने वाली, ये पैसे कंपनी रिफंड नहीं कर रही है। तो जब नेक्स्ट कॉल करेगी, जब अलॉटमेंट मनी कंपनी कॉल करेगी तो उसमें ये पैसे क्या करेगी एडजस्ट करेगी। ठीक है, ऑल द सरप्लस कंट्रीब्यूशन वेयर रिफंडेड ऑन 1 फरवरी 2014। 1 फरवरी कब है 1 फरवरी अलॉटमेंट के टाइम पे है,
तो अलॉटमेंट करने के बाद अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी। ऐसा ही लिखा है, ऑल सरप्लस कॉन्ट्रीब्यूशंस वेर रिफंडेड ऑन 1 February। ठीक है। रमेश हु हैड सब्सक्राइब्ड 100 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन फॉर 200 शेयर्स, मतलब जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और जिसको 100 शेयर्स इशू किए गए। सो आई कैन से दैट कि ये ए कैटेगरी वाला जो है वो रमेश है, यानी ए कैटेगरी के अंदर एक ऐसा बंदा है जो रमेश है। ये जो 40 एप्लीकेंट्स है उसमें से एक कौन है, रमेश है, क्योंकि रमेश ही उस कैटेगरी में प्रॉपरली बैठेगा, क्योंकि उसने भी 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसको 100 शेयर्स मिले। तो रमेश कौन से कैटेगरी का है, रमेश ए कैटेगरी का है। क्या लिखा है रमेश के बारे में, ये ए कैटेगरी का। हु हैड सब्सक्राइब्ड 100 ऑन एप्लीकेशन फॉर 200 शेयर्स, उसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था जिसमें उसको 100 शेयर्स मिले ऑन अलॉटमेंट। was unable to meet the claim on due on 1 April। 1 April को जो क्लेम ड्यू किया था कंपनी ने वो पे करने के लिए वो अनेबल है। तो 1 April को कंपनी ने क्या क्लेम किया, 1 April को कंपनी ने क्लेम किया फर्स्ट कॉल। तो ये जो रमेश है ना, ये फेल हो गया क्या पे करने के लिए, क्लेम ड्यू ऑन 1 April। और क्लेम क्या ड्यू था 1 April को, क्लेम ड्यू था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फेल टू पे, रमेश फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करने के लिए अनेबल था, फेल हो गया। ऑन May 5 मई को फिर कंपनी ने क्या किया, द डायरेक्टर्स फोरफिटेड हिज शेयर्स। जब वो अनेबल हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करने के लिए तो उसके शेयर्स क्या कर लिए, उसके शेयर्स क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए गए। All other shareholders paid the sum requested on the due dates। बाकी सब ऑन डेट पैसे कंपनी को मिल गए। On June 10 the directors reissue the forfeited shares। ये जो 100 शेयर्स है ना जो फोरफिट कर लिए गए थे, ये 100 शेयर्स को क्या किया, री इशू किया, फिर से कंपनी ने इशू किया। किसको, मोहन को री इशू किया। कंपनी ने 100 शेयर्स किसके, रमेश के 100 शेयर्स फोरफिट किए थे, जो कंपनी ने री इशू किए किसको, मोहन को, ऑन रिसीविंग पेमेंट ऑफ ₹10,500। अब देखो, अभी तक हमने री इशू देखा था एट अ डिस्काउंट, 10 रुपीज का शेयर था जो कंपनी ने 8.5 में इशू किया था, राइट। और जो 1.5 बचे थे वो हमने कहाँ से सेट ऑफ किए थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से, ये डिस्काउंट का अमाउंट, क्योंकि शेयर कैपिटल को तो फेस वैल्यू का अमाउंट पूरा जाना है, ये हमने देखा था। बट यहाँ पर देखो आपको क्लियर कट लिखा है कि 10,500 में कंपनी ने इशू किए, 10,500 पेमेंट का अमाउंट दे दिया, तो 10,500 और इशू कितना किया, 10,500 रिसीव किया था ऑन 100 शेयर्स, यानी एक शेयर आपने इशू किया 10.5 में पर शेयर। और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 शेयर्स, तो ये हो गया 105 पर शेयर। 105 पर शेयर में कंपनी ने री इशू किए जिसका फेस वैल्यू था 100। तो ये जो 5 है ये क्या है, प्रीमियम। मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक तो डिस्काउंट में री इशू करेगी या प्रीमियम पर री इशू करेगी। तो यहाँ पर कंपनी को पता है ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, कंपनी काफी फेमस है, लोगों को काफी पसंद आ रही है, तो उसके शेयर्स प्रीमियम पे भी लोग परचेस करने को रेडी है। तो कंपनी ने क्या किया, अपना 100 का शेयर कितने में इशू किया, 105 में, और 10,500 पेमेंट रिसीव किया ऑन री इशू। तो ये 5 पर प्रीमियम कंपनी ने री इशू के टाइम पे रिसीव किया। अब हम देखेंगे कि ये प्रीमियम का अमाउंट कहाँ से आएगा।
to prepare a statement as on 1st February showing the overpayment, underpayment to in respect of the categories of applicant. overpayment, underpayment तो अभी तक का हमारा निकल गया. ये कब तक का निकला मैम? ये तो सिर्फ और सिर्फ जनवरी 1 का ही निकला, क्योंकि हमने एप्लीकेशन का ही किया. हमने अभी तक अलॉटमेंट का ओवर पेमेंट एंड अंडर पेमेंट निकाला ही नहीं है. ठीक है. और क्या बोला? शो हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन वुड अपीयर इन जर्नल, यानी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है. अब हमको निकालना है अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट. इसमें निकालो अलॉटमेंट मनी कितना रिक्वायर्ड है. EFGH अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी. रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी कितना है? 50 पर शेयर है ना. लिखा है ना अलॉटमेंट में कितने मंगवाए कंपनी ने? 50 पर शेयर. अब जितने शेयर्स अलॉट किए उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट देखो कितने शेयर्स अलॉट किए हैं. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ई में देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट किए 100 और अलॉटमेंट मनी कितना है 50 पर शेयर. तो कितना रिक्वायर्ड है अलॉटमेंट मनी? 100 इंटू 50 कितना रिक्वायर्ड है? 100 शेयर्स इंटू एप्लीकेंट्स हमेशा निकालो. एप्लीकेंट्स को भूलो नहीं, पर शेयर नहीं निकालना है आपको, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को भी मल्टीप्लाई करना है. तो 40 एप्लीकेंट्स इंटू कितने शेयर्स अलॉट किए 100 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है ₹50. तो रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 लाख की रिक्वायरमेंट है. अभी सिर्फ रिक्वायरमेंट निकालो. अलॉटमेंट मनी में कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 लाख रुपीज. सेम फॉर कैटेगरी बी. 20 एप्लीकेंट्स है. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 200. 20 इंटू 200 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 50 पर शेयर. रिक्वायरमेंट अगेन 2 लाख. कैटेगरी सी 1 एप्लीकेंट 8. उसको अलॉट कितना किया था हमने अलॉट किए 2000 शेयर्स. 1 इंटू 2000 इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर 50 रुपीज. रिक्वायरमेंट कितनी है 1 लाख की. ओके. अब क्या करना है? ये जो एक्सेस मनी रिसीव किया है ना कंपनी ने, ये एक्सेस मनी में से आपको अलॉटमेंट मनी को एडजस्ट करना है. हमको स्टेटमेंट क्लियर कट दिया है. overpaid on application were to be retained by the company and used in the reduction of further sums due on shares allotted. अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करो ऐसा बोला है. तो कंपनी ने रिफंड नहीं किया था ये एक्सेस अमाउंट. कंपनी क्या कर रही है? इसको एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट में. तो करो एडजस्टमेंट और अमाउंट रिमेन आई अमाउंट remaining after adjusting allotment money. allotment money कितना? G माइनस एच. G माइनस एच इतना एक्सेस था, इतनी रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद कितने पैसे बचते हैं वो लिखो. तो देखो यहाँ पर 2 लाख एक्सेस थे और रिक्वायरमेंट भी 2 लाख की थी. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर नील आएगा. 2 लाख माइनस 2 लाख नील हो जाएगा. यहाँ पर देखो 18 लाख एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ था, बट रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपीस की. तो एक्सेस कितना है? 16 लाख. 3 लाख एक्सेस था और हमको रिक्वायरमेंट कितनी है? ओनली 1 लाख रुपीस की. एक्सेस कितना है? 2 लाख रुपीस. अभी भी एक्सेस अमाउंट निकल गया. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. एप्लीकेशन मनी की यहाँ पर टोटल कर लो. रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी कितना? 2 + 2 + 1 5 लाख. और अमाउंट रिमेन आफ्टर एडजस्टमेंट कितना? 18 लाख. इसका टोटल है 16 + 2 लाख. अब आई जे
अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी कर देते हैं, मतलब हमारा ये वर्किंग नोट फिनिश हो जाएगा। 1 अप्रैल को 25 पर शेयर के हिसाब से कॉल मनी आपने डिमांड की, कर लो। चलो, कॉल मनी ड्यू, अगेन कॉल मनी ड्यू, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, पहले तो एप्लीकेंट्स इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ए इंटू ई इंटू 25। ई में क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ए में क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, और 25 कॉल मनी ड्यू। करो, ए में कितने हैं एप्लीकेंट्स, 40 इंटू 100 शेयर्स वी अलॉटेड इंटू 25, 1 लाख रुपीज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है। बी कैटेगरी में 20 इंटू 200 इंटू 25, अगेन 1 लाख रुपीज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड 2000 इंटू 25, 50,000 रुपीज ड्यू। तो टोटल कितना, 2,50,000 ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये भी एडजस्ट हो सकता है क्या, हाँ मैम हो सकता है, एक्सेस मनी अभी भी हमारे पास बचा है। ए कैटेगरी का है क्या, नहीं है, बी कैटेगरी का है, तो चलो करो, IJK एक्सेस मनी, एक्सेस और शॉर्टेज। यहां पर देखो, यहां पर तो नील हो गया था, तो ये 1 लाख रुपीज फर्स्ट कॉल का हमको मंगवाना पड़ेगा, ये बैंक में रिसीव होंगे 1 लाख रुपीज। तो एक्सेस है क्या, नहीं है, ये निगेटिव में लिखेंगे 1 लाख, तो हमको यहाँ पर 1 लाख निगेटिव में लिखा है, मतलब हमको ये बैंक में रिसीव होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 16 लाख थे, 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो कितना बचा मैम, 15 लाख अभी भी एक्सेस मनी बचा हुआ है। 2 लाख के हमारे पास एक्सेस था 2 लाख, बट रिक्वायरमेंट कितनी थी, सिर्फ 50,000 की, तो अगेन यहाँ पर 1,50,000 भी एक्सेस मनी अभी भी हमारे पास है। तो टोटल एक्सेस मनी कितना है मैम, 16,50,000, और ये एक्सेस मनी क्या करना है, रिफंड करना है। क्या बोला, सब एडजस्टमेंट होने के बाद जितना पैसा बचा उतना क्या करोगे, रिफंड कर दोगे। तो रिफंड बी और सी कैटेगरी का रिफंड होगा, ए कैटेगरी का तो सब नलीफाई होके बचा हुआ क्या होगा, मंगवाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट सबको समझ में आई? अगर ये वर्किंग नोट समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हमारे पास टोटल आ गई है, एप्लीकेशन की टोटल आ गई, अलॉटमेंट की आ गई, फर्स्ट कॉल की टोटल आ गई। अब हमको सिर्फ क्या करना है, जर्नल एंट्रीज को पास करना है। सिर्फ वर्किंग नोट, सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए नियर अबाउट वी टेक 34 मिनट्स, 33.10। ठीक है, चलो एक काम करते, क्या ये रमेश और मोहन का भी वर्किंग नोट बना ही लेते क्या, तो क्या होगा ना, फिर जर्नल एंट्रीज ही पास करना पड़ेगा कि रमेश के कितने शेयर्स पे किए, कितना फोरफिट किया, तो हमको यहाँ पे कॉल मनी में पता चल जाएगा कि कॉल्स इन अरियर्स कितना है, और मोहन को रिसीव किया तो हमारा कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। तो ये दोनों भी वर्किंग नोट्स बना लेते हैं हम तुरंत ही, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ओके मैम, जैसा आप बोलो। ओके, चलो वर्किंग नोट नंबर 2, कॉल्स इन अरियर, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जो रमेश था, रमेश, अब देखो इसने क्या किया था, ठीक से देखना, इसने क्या किया था, अप्लाइड फॉर, कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, 200 शेयर्स, और इसको अलॉट कितने हुए थे, अलॉटेड 100 शेयर्स। इसका मतलब इसने भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी पे किया था। अब एप्लीकेशन मनी कितना रिक्वायर्ड था,
मनी रिसीव्ड लिख लेती हूँ। हाँ ठीक है, मनी रिसीव्ड कितना रिसीव किया, 200 शेयर्स के ऊपर 50 रुपीज पर के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी कितना है 50 रुपीज, तो उसने 50 के हिसाब से मनी रिसीव्ड एट ₹50 पर शेयर। 200 शेयर्स के ऊपर 50 के हिसाब से उसने रिसीव किया, उसने पे किया, मनी पे किया 10,000, बट रिक्वायर्ड कितना था पेमेंट उसको, सिर्फ 100 शेयर्स के लिए, राइट। तो कितना 5,000 ही रिक्वायर्ड था, तो एक्सेस कितना पे किया उसने, एक्सेस पेमेंट 5,000 किया एक्सेस पेमेंट। अब अलॉटमेंट में हम एक्सेस मनी एडजस्ट करते हैं, राइट। तो अलॉटमेंट मनी और एडजस्टेड इन अलॉटमेंट ऑन अलॉटमेंट कितना 100 शेयर्स के ऊपर अगेन ₹50, अलॉटमेंट में भी 50 डिमांड किए थे, तो ये भी 5,000 आ गए, यानी नील। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का फुल पेमेंट कर दिया। उसने पेमेंट नहीं किया किसका, उसने पेमेंट नहीं किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल कितना 100 शेयर्स के ऊपर उसने पेमेंट नहीं किया 25 रुपीज पर शेयर, तो कितना पेमेंट नहीं किया 2,500 रुपीज का पेमेंट नहीं किया। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स आ गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि रमेश का जितना पेमेंट रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे, एक मिनट, एप्लीकेशन पे जितना रमेश ने पे किया था वो पूरा की पूरा एडजस्ट हो गया, कहाँ एडजस्ट हुआ, उसका पूरा एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, तो बचा हुआ पूरा फर्स्ट कॉल का अमाउंट उसका कॉल्स इन अरियर में चला गया। ये कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि एडजस्टमेंट कितने का हुआ। अगर यहाँ पर 4,000 आते कैलकुलेशन के टाइम, अगर यहाँ पर 4,000 आते तो यहाँ पर 1,000 अभी भी रिमेनिंग रहता, जो यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ता, और आपका कॉल्स इन अरियर्स आता 1,500 का, इसीलिए इतना लंबा कैलकुलेशन किया, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है, निकल गया। और नॉन पेमेंट, अब नॉन पेमेंट करने के वजह से रमेश के ये जो 100 शेयर है वो फोरफिट कर लिए गए, फोरफिट कर लिए गए, तो फोर फीचर के अंदर कितनी अमाउंट जाएगी मैम, फोर फीचर में वो अमाउंट जाएगी जो रमेश ने पे कर दी, और शेयर कैपिटल को वो अमाउंट जाएगी जितना कंपनी ने कॉल किया था, वो अमाउंट शेयर कैपिटल को जाएगी। कंपनी ने प्रीमियम रिसीव किया था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, और जो इसने पे नहीं किया वो कहाँ जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा। इसकी हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे, ये हमको पता है। अब री इशू किया वो भी आ जाएगा। अब देखो री इशू की एंट्री, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कैसा होता है, अमाउंट रिसीव ऑन फोर फीचर, और पहले तो लिखो नंबर ऑफ शेयर्स री इशू, नंबर ऑफ शेयर्स री इशू टू मोहन, मोहन ही है ना, मोहन, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स री इशू टू मोहन, कितने शेयर मैम, पूरे 100 शेयर्स।
अब देखो इसमें कोई दो लोग तो है नहीं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वहां पर डी और जेड दोनों भी थे, डी के 100 थे, जेड के 200 शेयर्स थे, और हमने थर्ड बंदा सी को हमने इशू किए थे 200 शेयर्स आउट ऑफ 300 शेयर्स फोरफिटेड। तो हमको बाइफर्गेशन करना पड़ा था कि किसके कितने शेयर्स हमने री इशू किए, इसी उसके अकॉर्डिंगली हमको कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ा। बट मोहन के केस में एक ही बंदे के शेयर्स फोरफिट किए हैं और वही शेयर्स हमने री इशू किए, तो हमको अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 100 शेयर्स के ऊपर अमाउंट कितनी रिसीव की, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफीचर, मैम उसने ना ये 10,000 रुपीज पे किए थे पूरे की पूरे, ठीक है। अब ये फोरफीचर की अभी तक एंट्री नहीं की अपन ने, तो इसको मैं इनर कॉलम में 10,000 लिखती हूँ। उसने 10,000 फोरफीचर किया, किसने पे किए थे, रमेश ने पे किए थे, जो हमारे पास अभी भी पड़े हैं। बट हमको क्या पता है ये 100 जो शेयर्स इशू किए ना कंपनी ने, ये एट ₹10,500 में इशू किए, यानी कंपनी ने एट अ प्रीमियम शेयर्स इशू किए, कंपनी ने एट प्रीमियम इशू किए, एट अ डिस्काउंट नहीं किया है। यानी जितना उसने फोरफीचर के लिए यूज किया था वो पूरा अमाउंट ऐसे की ऐसे बचा हुआ है। यानी मैम ये पूरा 10,000 जो है ये पूरा की पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जा सकता है। बट एक चीज याद रखो, ये 10,000 के अंदर ना प्रीमियम का भी अमाउंट है। ये जो एप्लीकेशन मनी पे किया था ना उसने, ये 5,000 जो हमने अलॉट किए, ये 25 फॉर शेयर कैपिटल एंड 25 फॉर शेयर प्रीमियम था। तो मैंने आपको बताया था कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का अलग से कैलकुलेशन करेंगे। यानी ये जो 10,000 है, ये 10,000 का अगर मैं बाइफर्गेशन करूं तो इसका बाइफर्गेशन 3 इसमें होगा, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड शेयर अलॉटमेंट। और शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलके उसने 50 पर शेयर पे किया था, किसने, रमेश ने। एक मिनट, यहां नहीं करती हूं मैं, ये यहां पर करेंगे। रमेश ने ये जो 10,000 पे किए थे, ये 10,000 तीन कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड शेयर अलॉटमेंट। तो रमेश ने जो 10,000 पे किए ना, तो उसमें ये जो 5,000 उसने एप्लीकेशन के लिए जो हमने रिड्यूस किए थे, तो हमको पता है कि ये जो पेमेंट किया ना, ये शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। शेयर कैपिटल के 25 रुपीज है और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 25 रुपीज है, और शेयर अलॉटमेंट के 50 रुपीज फॉर 100 शेयर्स। इस तरीके से उसने पेमेंट किया था। तो फिर शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, 2,500, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएंगे 2,500, और शेयर अलॉटमेंट में जाएंगे 5,000। इसका मतलब मैम कैपिटल रिजर्व को आपने बताया था कि जो अमाउंट कैपिटल का होता है, शेयर अलॉटमेंट भी कहा जाता है, बाद में शेयर कैपिटल में ही जाता है, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, ये शेयर कैपिटल का पार्ट कभी नहीं होता। इसका मतलब हमारे को जब निकालना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में ये जो एप्लीकेशन में रिसीव हुआ और ये जो अलॉटमेंट में रिसीव हुआ, ये अमाउंट जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, कैपिटल ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो यहां पर देखो, ये जब शेयर 10,500 में इशू किए, इसका मतलब कोई डिस्काउंटेड प्राइस में इशू नहीं किए, ये ऑलरेडी कंपनी ने प्रीमियम में इशू किए, तो इसका 500 का प्रीमियम ना इसमें ऐड होगा। ऑलरेडी कंपनी ने 2,500 रमेश से रिसीव किए थे, इसी में ये 500 ऐड हो जाएंगे। बट
कहीं पर डिस्काउंट दिया ही नहीं तो इसमें से और इसमें से कंपनी को यूटिलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा की पूरा है ना 5000 एंड 2500, ये पूरा की पूरा कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये 10,000 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो हम 10,000 माइनस 2500 फॉर प्रीमियम, ये 2000 जो बच्चे है 7500, ये अमाउंट जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड 7500 क्यों आया और क्यों 10,000 नहीं आया। क्योंकि जो एप्लीकेशन मनी के ऊपर 5000 पे किए थे रमेश ने, उसके अंदर 25 रुपीज पर शेयर ऑन 100 शेयर जो अमाउंट है, वो अमाउंट उसने पे किया था फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो हो गया। अब हमारा अच्छे से सारी वर्किंग नोट्स बन गई है। अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, तब एक बार डबल क्लैरिटी आ जाएगी आपको। चलो करते हैं फिर जर्नल एंट्रीज पास। लिखो इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं हम? इन द बुक्स ऑफ हीरो लिमिटेड। चलो इन द बुक्स ऑफ हीरो लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। चलो फॉर्मेट अब हमको रट गया है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करो। थोड़ा फास्ट लूंगी मैं, आपको पता है कि अब ये एंट्रीज कैसे पास करनी है। एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले पैसे रिसीव होते हैं, मनी रिसीव होता है और फिर अमाउंट कैपिटल को ट्रांसफर होती है। करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हमने वर्किंग नोट बना रखी है। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ? टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, डी देखो कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ? 28 लाख रुपीज। चलो डायरेक्ट लिखेंगे 28 लाख रुपीज बैंक में रिसीव हो गया। ठीक है, बट हमको शेयर कैपिटल को कितना ट्रांसफर करना है एप्लीकेशन का? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख ही कितना कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन को। शेयर एप्लीकेशन कितना ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल को सिर्फ 5 लाख। लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, ये भी हो गया। वेट, शेयर एप्लीकेशन के अंदर शेयर कैपिटल के साथ साथ हमको मिला था सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में जाएगा 25 रुपीज, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एप्लीकेशन में मिला ना प्रीमियम कितना? वो भी 10,000 इंटू 25। ये फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है यहाँ पर कि एप्लीकेशन मनी के अंदर ही ये 50 रुपीज जो है इसी के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। क्वेश्चन को समझने के लिए हमने आधा घंटा लिया, अब क्वेश्चन आपको अच्छे से रट गया होगा। तो शेयर कैपिटल को जाएंगे 2,50,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम को जाएंगे 2,50,000। नरेशन आप लोग लिखेंगे। थर्ड, एक्सेस अमाउंट जो बचा उसको भी रिफंड कर देते हैं, या थोड़ा रुक के करेंगे? मैम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है
कर ही देते क्योंकि 1 फरवरी को रिफंड करने बोल दिया। चलो कर देंगे। देखो ये कैलकुलेशन हमने डेट वाइज नहीं किया है, एक्सेस अमाउंट आप पहले ही कैलकुलेट बोला और फिर बचा हुआ आप रिफंड कर दो। ये ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे 16 और 2 लाख है जो 18 लाख का आप रिफंड कर दो, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो बोला है कि 1 फरवरी को रिफंड करो, तो 1 फरवरी को रिफंड करो इसका मतलब आप पहले कैलकुलेट कर लो कि कितना मनी आपको रिक्वायर्ड है फाइनल कॉल तक, और फिर उसके बाद अगर एक्सेस है तो आप क्या करना, उसको 1 फरवरी को रिफंड कर देना, ऐसा उसका मतलब है। तो चलो रिफंड भी कर देते हैं एक्सेस अमाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, या ब्रैकेट में सिर्फ रिफंड लिख रही हूं मैं, आप नरेशन पूरा लिखो। कितना रिफंड करना है मैम, ये एक्सेस मनी जो लास्ट में लिखा है ना, ये हमने टोटल किया था 16,50,000, जो एक्सेस सारे कॉल होने के बाद, सारा हमने डिमांड करने के बाद फुल अमाउंट रिसीव कितनी होगी, उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद कितना बचेगा वो हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो कितना रिफंड जाएगा, 16,50,000। कुछ भी नहीं समझ में आया, वर्किंग नोट में जाना है, बहुत इजीली आप वो चीजों को कैच कर लोगे। अब शेयर अलॉटमेंट की बारी आई, करो ड्यू की एंट्री। कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रिक्वायर्ड है, 10,000 शेयर्स के ऊपर 50 के हिसाब से, ₹50 पर शेयर के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है, 5 लाख। 5 लाख। अब मुझे बताओ ये पैसे बैंक में आने वाले हैं क्या, नहीं मैम, 5 लाख बैंक में क्यों आएंगे, यहाँ पर हमने एडजस्ट जो किए हैं, ये देखो अलॉटमेंट मनी एडजस्टमेंट, ये रहे 5 लाख। हमारे पास एक्सेस थे ना 23 लाख, उसमें से हमने 5 लाख एडजस्ट कर लिए ऑलरेडी। यस मैम, तो वो जो एक्सेस एडजस्ट किए उसकी एंट्री पास कर दो। चलो एडजस्टमेंट की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कहाँ अमाउंट रिसीव हुआ है पूरा की पूरा, शेयर एप्लीकेशन मनी में, राइट। कितना, 5 लाख। 5 लाख ये हमको एंट्री आती है, हमने ये एंट्री कल भी देखी थी। यहाँ हम बैंक लिखते थे पर बैंक में पैसे नहीं आए, ये एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर ऑलरेडी फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो गए हैं, ये एप्लीकेशन के टाइम पे ही पैसे आ गए थे। तो आपने क्या किया, एप्लीकेशन मनी में से उसको ट्रांसफर किया शेयर अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन के अंदर आपके पास पैसे रिसीव थे, आपने सिर्फ यहाँ से उठाया और उसको अलॉटमेंट में डाल दिया, तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री है, ठीक है। ओके मैम, ये भी हो गया। अब फाइनल कॉल ड्यू कर देते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मैम, फोरफीचर किया था रमेश का, बट उसका फोरफीचर जो किया ना वो कब किया, फाइनल कॉल होने के बाद, यानी अभी हमारे पास पूरे शेयर्स है 10,000 शेयर्स, और कितना मंगवाया हमने, 25 रुपीज मंगवाए, यानी कितने आने चाहिए हमारे पास, 2,50,000। कितना ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल को, 2,50,000। अब बैंक की एंट्री, अब आएंगे बैंक में पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले एडजस्टमेंट की एंट्री भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट किया है ना, ये देखो ये दोनों के पैसे एडजस्ट हुए हैं। बैंक में तो सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी वाले के ही पैसे आएंगे, राइट। तो पहले ए कैटेगरी वाले के पैसे लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट में कितने पैसे आने चाहिए। एक मिनट रुको, हमको पता है रमेश कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। रमेश भी ए कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट। और पैसे भी मंगवाने ए कैटेगरी वालों के ही है, क्योंकि उनके पास ही शॉर्टेज आ रहा है। उसका यहाँ पर ही सेट ऑफ हो गया, 2 एक्सेस थे 2 लाख, और वो 2 लाख पूरे सेट ऑफ हो गए अलॉटमेंट में। तो ये 1 लाख रुपीज भी किससे मंगवाने हैं, ए कैटेगरी से ही मंगवाने हैं। रमेश ऐसा शेयर होल्डर है जिसने फेल हो गया वो पेमेंट करने के लिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और वो भी एक कैटेगरी का ही है। इसका मतलब ये जो कॉल्स इन अरियर्स हमने निकाला यहाँ पर 2500, ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कैटेगरी ए से, है ना। तो अब कैटेगरी ए से ही पैसे मंगवाने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक में कितने आएंगे मैम, बैंक में ना 1 लाख जो थे ना, मतलब आपको बताऊं मैं, तो ये यहाँ पर कितने शेयर्स अलॉट किए थे, 40 एप्लीकेंट्स इनटू 100 पर शेयर्स। देखो बैंक में ए कैटेगरी के पैसे मंगवाने हैं, तो 40 एप्लीकेंट्स इनटू 100 पर शेयर, 100 शेयर्स पर एप्लीकेंट इनटू 25, है ना। फर्स्ट कॉल का अमाउंट इतना आना चाहिए, लेस इसमें 2500 रुपीज फॉर रमेश, और ये 2500 कहाँ से आए, तो वर्किंग नोट से आए। तो ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा बैंक में रिसीव। तो कितना होगा, इतना सब अगर आप नहीं लिखते ना ये वाला, इसमें डायरेक्ट यहाँ पर 1 लाख भी लिखते ना ये, तो भी चलता। अरे हमने ऑलरेडी निकाला है कि इतना बैंक में मंगवाना है, ठीक है। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। इतना बड़ा कितना हो रहा है, 40 इंटू 100 इंटू 25, 1 लाख आने चाहिए थे, बट रमेश ने पे नहीं किए। कितने, 2500, तो 97,000 रेड से ही लिख लू ताकि ध्यान में रहे। ओके, 97,500 ही रिसीव हुए, और कॉल्स इन अरियर्स कितना, 2500। अरे ऊपर नीचे हो गए, यहाँ आएंगे 97,500, यहाँ आएंगे 2500, और यहाँ आएंगे पूरे 1 लाख। यहाँ का नरेशन मैं आपको लिख देती हूँ, being amount received and adjusted except, एडजस्ट किया बचा हुआ मिला, बट एक्सेप्ट रमेश के जो 2000 शेयर्स थे, सॉरी रमेश के जो 100 शेयर्स थे, एक्सेप्ट द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स who fail to pay first and final call। एक ये शेयर होल्डर है जो फेल हो गया पेमेंट करने के लिए, उसको छोड़ के बाकी पैसे हमारे क्या हो गए, रिसीव हो गए। समझ में आया यहाँ तक। चलो अब ये फेल हो गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके शेयर्स को फोरफिट करना है। फोरफीचर की एंट्री करेंगे। फोरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अभी तक हमने क्रेडिट किया, तो अब हमको क्या करना है, रिवर्स करना है उसकी एंट्री, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, जितने शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए उतने से। तो करो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमको प्रीमियम भी मिला था, है ना। रमेश ने जब शेयर के लिए अप्लाई किया था तब प्रीमियम का भी अमाउंट पे किया था, तो हमको प्रीमियम भी मिला था। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट और शेयर फॉरफिटेड, जितना अमाउंट रमेश ने पे किया उतना हम फॉरफिट कर लेंगे और जितना पे नहीं किया वो कहा जाएगा कॉल्स इन अरियर्स। तो बताओ शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में 100 शेयर्स के ऊपर देखो 125 में इशू किया था, यानी शेयर कैपिटल को 100 शेयर्स के ऊपर 100 रुपीज के हिसाब से पूरे मिलेंगे, पूरा के पूरा रिवर्स होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 100 शेयर्स के ऊपर 25 के हिसाब से आपको मिले थे, वो भी रिवर्स करने पड़ेंगे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितना पेमेंट किया था उसने? मैम उसने 100 शेयर्स के ऊपर कितना पेमेंट किया? 200 शेयर्स के ऊपर पेमेंट किया था एक्चुअली उसने, पर एडजस्ट हो गया था तो 100 शेयर्स, और आई कैन राइट 200 शेयर्स के ऊपर नहीं, हम ऐसा ही लिखेंगे कि उसने 100 शेयर्स के ऊपर पूरा 100 रुपीज तक पे कर दिया था, है ना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उसका आ गया था, सिर्फ आया क्या नहीं, उसका 100 शेयर्स के ऊपर उसके 25 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं आया। शेयर कैपिटल को पूरा 10,000 पूरा की पूरा रिवर्स करेंगे, शेयर प्रीमियम को 2,500, फॉरफिचर जितना पे किया उतना पूरा की पूरा, और कॉल्स इन अरियर्स जो उसने पे नहीं किया। ये एंट्री हमने वर्किंग नोट में देखी है, देखो ये निकाल के बताई थी मैंने आपको कि उसने 2,500 फॉर एप्लीकेशन भेजा, 2,500 उसने प्रीमियम के दिया और 5,000 उसने किसके दिया? अलॉटमेंट के दिया। देखो अब ये एंट्री तो समझ में आ गई, पर मैम और आपके मॉड्यूल में जहां पर भी एंट्रीज की हुई है ना, वहां पर ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम की एंट्री ली नहीं है, प्रीमियम को दिखाया ही नहीं गया है जहां पर भी फॉरफिचर हुआ है। तो ये एंट्री को अगर आप प्रीमियम के बिना अगर एंट्री पास करते हो, प्रीमियम अगर आप कंसीडर नहीं करते हो, तो क्या अमाउंट आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स। अब देखो कैपिटल को तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल को वही अमाउंट जाती है जितना कंपनी कॉल कर लेती है, तो कंपनी ने 100 शेयर्स के ऊपर 100 रुपीज कॉल कर लिए, तो ये 10,000 तो एज इट इज ही आएंगे। बट शेयर फॉरफिचर के अंदर प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिया, ये प्रीमियम कंसिडर ही नहीं किया एंट्री के अंदर, ये प्रीमियम को कंसिडर नहीं किया, तो ये इसमें से रिड्यूस हो गया। शेयर फॉरफिचर के अंदर जितना पेमेंट किया उतना हम फॉरफिट कर लेते हैं, तो उन्होंने प्रीमियम को कंसिडर ही नहीं किया है और यहाँ पर एंट्री पास कर दी 7,500, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने फॉरफिट नहीं किया ऐसा कंसिडर किया है या उसकी स्पेशल एंट्री पास नहीं की, और कॉल्स इन अरियर्स अगेंस्ट 2,500। ठीक है, ऐसी एंट्री आपके बुक में दी हुई है, बट करेक्ट एंट्री यही है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो आपने फॉरफिट किया है ना, बट वो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया। अब फॉरफिचर की एंट्री हो गई है, अब री इशू की एंट्री। अब हमने क्या किया? मोहन को शेयर्स री इशू किए। री इशू की एंट्री, री इशू की एंट्री में क्या आएगा? बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में इशू किए कंपनी ने? कंपनी ने डायरेक्ट अमाउंट ही दे दी थी, 10,500 में हमने इशू किए, 10,500 हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, बट हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है? 100, तो शेयर कैपिटल को कितना जाएगा? शेयर कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखना फेस वैल्यू ही जाती है, और फेस वैल्यू कितनी है उसकी? 10,000। तो बचा हुआ कहा जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कहा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 500।
आई होप यू अंडरस्टैंड ये एंट्री। 10,000 ही फेस वैल्यू थी 100 शेयर्स की ऑन 100, बट उसने क्या किया 105 में मंगवाए। हमने निकाले ना 10,500 डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स यानी 105 पर शेयर के हिसाब से उन्होंने कॉल किया, तो 5 रुपीज प्रीमियम का निकाला था हमने। ये देखो 5 रुपीज प्रीमियम के, फेस वैल्यू 100 ही है शेयर्स की, तो 5 रुपीज क्या है प्रीमियम का अमाउंट है जो प्रीमियम में जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री। कैपिटल रिजर्व हमने अमाउंट ऑलरेडी निकाल रखा है। एंट्री के पास करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। कितना 7,500, 7,500। यहां पर देखो ये एज पर वर्किंग नोट लिख लो। और ये देखो ये जो सेकेंड एंट्री है ना, इसमें देखो यहाँ पर भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट 7,500 ही आया है, क्योंकि हमने शेयर फॉरफीचर का कोई भी अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया, इसीलिए पूरा की पूरा कहाँ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो गया। अगर हम यूटिलाइज करते तो वो उसमें से रिड्यूस हो जाता। यहाँ पर आप मॉड्यूल में, सीएमए के मॉड्यूल में उन्होंने कहीं पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को कंसीडर नहीं किया है। अब हम भी आगे सिक्योरिटीज प्रीमियम कंसीडर नहीं करेंगे, ताकि ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकले इसमें से हम जितना यूटिलाइज करें उतना हम उसमें से रिड्यूस कर देंगे और बचा हुआ कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। चलिए लिख लीजिए, पहले वर्किंग नोट अच्छे से लिख लीजिए। दिख रहा है क्लियर? ठीक है, आई विल गिव यू 5 minutes टू राइट डाउन दिस। अगर आपका छूट जाता है, लिखने का रह जाता है, तो वीडियो को पॉज कर लिए करिए और लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये हो गई वर्किंग नोट। फिर उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, पहले सारी वर्किंग नोट्स लिख लीजिए। डन। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज के नरेशन लिखना है। एग्जाम में 10 से 12 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है, और अगर आप जर्नल एंट्रीज नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, मार्क्स कट सकते हैं। सारा क्वेश्चन राइट होने के बावजूद भी आपका पूरा आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ नरेशन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू एंड ऑल।
रिमेनिंग टॉपिक्स। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 12 क्या लिखा है। JK Limited is a company with an authorized capital of 10 lakh रुपीज दिया है, रुपीज 10 lakh इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज ऑफ 10 ईच, यानी कितना हुआ शेयर्स 1 लाख। आउट ऑफ विच 60 एक मिनट ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, आउट ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड। नहीं, फिर ये 10 लाख ना इक्विटी शेयर्स ही है, रुपीज 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल की ही बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ, ये अमाउंट नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स ही है, यहां पर रुपीज नहीं चाहिए। 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, है ना, करेक्ट है ना। 10 लाख इंटू 10 करेंगे तो 1 करोड़ आएंगे, तभी तो उन्होंने आगे लिखा है ना 60,000 है कि 6 लाख, नहीं 6 लाख शेयर्स है, ठीक है। ये 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, अमाउंट नहीं है। 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 1 करोड़ का क्या है उनका ऑथोराइज्ड कैपिटल है। आउट ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30th जून। 30th जून को 6 लाख शेयर्स क्या किए, इशू किए 6 लाख शेयर्स, और वो फुल्ली पेड अप है, ठीक है, चलेगा। कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख of these rupees 10 shares at a price of 14 each, the arrangement for payment being made। 1 लाख शेयर कंपनी ने और इशू किए, 10 लाख शेयर्स थे कंपनी के पास, 10 लाख शेयर में से कंपनी ने क्या किया, 6 लाख ऑलरेडी इशू कर दिए जो फुल्ली पेड अप थे, फिर कंपनी ने 1 लाख शेयर और इशू कर दिए, 1 लाख शेयर इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 4। मैम कैसे बताया आपने, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, वो 14 में उन्होंने इशू किया, यानी प्रीमियम के 4 रुपए, ठीक है। पेमेंट कैसे हुआ, 2 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, टू बी रिसीव बाय 1 जुलाई, डेट भी दी है, एप्लीकेशन कब मिला 1 जुलाई को। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई, 10 जुलाई को अलॉटमेंट हुआ, एंड फर्दर ₹5 पर शेयर, मतलब अलॉटमेंट में कितने रुपीज मंगवाए, 5 रुपीज मंगवाए, इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेएबल, यानी एप्लीकेशन के 2 रुपीज, अलॉटमेंट के 1 + 4, 5 रुपीज मंगवाए ना, 5 रुपीज में हमने ऊपर ही देखा 14 में इशू किया, यानी 4 रुपीज तो प्रीमियम के है, तो अलॉटमेंट का कितना हुआ 1 रुपया, एंड द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड। अब कितने बचे 7 रुपीज, कॉल 2 + 1 3, 4 तो प्रीमियम के अलग ही है, तो कॉल के कितने हुए 7, टोटल हो गए 14, ठीक है। एंड मनी टू बी रिसीव बाय 31 जनवरी, 31 जनवरी को आपको पूरा पेमेंट मिल गया। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स, देखो इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन आया 3,55,000 शेयर्स का, इसका मतलब क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,55,000 शेयर्स का हुआ है। अब कंपनी ने अलॉटमेंट कैसा किया, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अमाउंट इन फुल, अलॉटमेंट इन फुल, 3,55,000 में से 5,000 जो शेयर्स एप्लीकेशन आए थे उनको पूरा की पूरा 5,000 दे दिया। फिर नेक्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट 5,000 के लिए। सेकंड, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कितने मिले, अप्लाइड 1 शेयर फॉर 2 शेयर्स अप्लाइड, यानी 1:2, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड, 1:2, एक शेयर, जितने शेयर आपने अप्लाई किए
एक शेयर दिया गया, आपने 2 शेयर अप्लाई किए तो, यानी अगर आपने 20 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको 10 शेयर्स अलॉट किए गए, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड। ऐसा कितने शेयर्स के लिए किया? 30 शेयर्स के लिए। नो मनी वॉज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पे किया होगा, है ना, तो कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं करेंगे, वो अमाउंट अगेन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि एक्सेस मनी को क्या करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। नेक्स्ट, एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स, 3,20,000 शेयर्स जो आए थे, एप्लीकेशन आए थे, उनको अलॉटमेंट कैसा हुआ? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड, यानी 1:4। अरे एक मिनट, अरे चल, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड, ये थर्ड कैटेगरी, 1:4। जिसने 40 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको मिलेगा 10 शेयर्स, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड, ठीक है। एंड अगेन द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट। कंपनी ने क्या किया? अलॉटमेंट तक पूरा पैसा रिटर्न करके रखा, फर्स्ट कॉल ही नहीं किया, कहीं पर लिखा नहीं है कि फर्स्ट कॉल कर लिया है, या बोला है डायरेक्टली कि एप्लीकेंट को रिफंड कर दिया गया आफ्टर अलॉटमेंट। मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, फाइनल कॉल मनी रिसीव हो गया कब? ड्यू डेट को। आपको क्या करना है? ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इन जर्नल ऑफ जेके लिमिटेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले ना इसकी वर्किंग नोट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, वर्किंग नोट। मैम पहले ही वर्किंग नोट क्यों बना रहे हो? वर्किंग नोट बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं। देखो वर्किंग नोट, पहले तो 3 कैटेगरीज है, हमने देख लिया क्वेश्चन के अंदर। हाँ मैम 3 कैटेगरी थे, हमने देखा 1 2 3। तो पहले कैटेगरी के कॉलम बना लो। कैटेगरी, कैटेगरी 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं हम। वर्किंग नोट अगर समझ में आ गई, इसको क्या हुआ? पता नहीं, इरेज नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी 1 2 एंड 3। पहले सबसे पहले लिखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। कैटेगरी 1 में कितने एप्लीकेशन आए थे? कैटेगरी 1 में एप्लीकेशन आए थे 5,000 शेयर्स के लिए, कैटेगरी 2 में आए 30 शेयर्स के लिए, एंड कैटेगरी 3 में आए 3,20,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। चलो लिखेंगे, यहां पर आए 5,000 शेयर्स के लिए, यहां पर आए 30,000 शेयर्स के लिए, और यहां पर आए 3,20,000 शेयर्स के लिए। ऐसा टोटल एप्लीकेशन कितना आया आपको? टोटल एप्लीकेशन यू हैव रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स, ठीक है, ओके। अब अलॉटमेंट कैसा हुआ? अलॉटमेंट फर्स्ट कैटेगरी को पूरा की पूरा अलॉट कर दिया, 5,000 शेयर होल्डर को 5,000 ही किए। कैटेगरी 2 में क्या किया था? 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड, 1:2 का एप्लीकेशन अलॉटमेंट हुआ। और कैटेगरी 3 में 1:4 का अलॉटमेंट हुआ, यानी 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड एंड 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड। तो करो 30,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसको अलॉटमेंट कितना हुआ? 15,000 शेयर्स का। और यहां पर 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, यहां पर हुआ 80,000 शेयर्स का। और यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस,
30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अप्लाई किया कितना, 2 शेयर्स के लिए, तो उसको कितना मिला, 1 शेयर। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1:2। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने कैलकुलेट किया 30,000 इंटू 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाई। हाँ, यहां पर भी वैसे ही लिख देती हूं मैं, 30,000, सॉरी 3 लाख, 3,20,000 इंटू 1:4, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड। इस तरीके से कैलकुलेट किया, तो टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ, 1 लाख शेयर्स का, क्योंकि कंपनी ने इशू ही कितने किए थे, सिर्फ 1 लाख शेयर्स। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव किया होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और यू कैन राइट मनी received on application at ₹2। 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी किस पे रिसीव किया होगा, बट ऑब्वियस है जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, इसके ऊपर क्या किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। करो, A इंटू 2 एप्लीकेशन मनी के, तो कितने आएंगे, 5,000 इंटू 2 10,000, यहां रिसीव किए, 30,000 इंटू 2 60,000, एंड 3,20,000 इंटू 2 इट कम्स टू 6,40,000। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव किया पूरा, 10,000 प्लस 60,000 प्लस 6,40,000, 7,10,000। ठीक है, 7,20,000, चलो जो भी है, 7,10,000 आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। बट आपको अलॉट कितने शेयर हुए वो हमने निकाल दिया, तो कितनी रिक्वायरमेंट थी वो भी निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला। मनी रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, जितना अलॉट किया उतना ही मनी रिक्वायर्ड है, यानी बी इंटू ₹2, है ना। बी में जितने अलॉट किए इसके लिए एप्लीकेशन मनी की रिक्वायरमेंट है, तो करो, रिक्वायरमेंट अलॉट किए 5,000, तो पूरा की पूरा यूटिलाइज हो गया। यहाँ पर 15,000 ही अलॉट किए कैटेगरी 2 में, तो 15,000 इंटू 2 सिर्फ कितना, 30,000 की ही रिक्वायरमेंट थी, आपने पेमेंट कितना किया, 60,000। यहाँ पर 80,000 अलॉट किए, 80,000 इंटू 2 कितनी रिक्वायरमेंट है, 1,60,000 की, आपको कितना मिला, 6,40,000। तो एक्सेस मनी कितना मिला, पहले तो लिख लो मनी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, इसकी रिक्वायरमेंट है 2 लाख की। समझ में आया यहां तक, यस। अब एक्सेस मनी निकाल सकते हैं क्या हम, यस, एक्सेस मनी C माइनस डी, यहां पर तो कुछ आएगा नहीं, नील, क्योंकि जितना रिक्वायर पूरे के पूरे अलॉट कर दिए थे, तो एक्सेस का तो सवाल ही नहीं बनता। यहाँ पर 1 शेयर अलॉट किया था फॉर एवरी 2 शेयर, यानी डबल आपने पेमेंट किया है, तो कितना एक्सेस मनी, 30,000, और यहाँ पर एक्सेस कितना है, 6,40,000 माइनस 1,60,000, इट कम्स टू 4,80,000। तो टोटल एक्सेस मनी कितना है आपके पास, 4,80,000 प्लस 30,000, यू हैव 5,10,000। ऐसे नहीं तो ऐसे निकालो, 7,10,000 माइनस 2 लाख, 5,10,000। यहां तक कोई डाउट नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद निकालना है अलॉटमेंट के लिए कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट
अलॉटमेंट में कितने पैसे मंगवाए देख लेते हैं, चलो। अलॉटमेंट में मंगवाए 5 रुपए, 1 फॉर अलॉटमेंट एंड 4 फॉर योर सिक्योरिटीज, 5 रुपीज। चलो ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। एट ₹5 निकालो। कैसे निकालेंगे? कितना अलॉट किया? बी में, बी इंटू ₹5। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 5000 शेयर एट ₹5, कितना? 25। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, पूरा की पूरा 25,000 हमको मंगवाना पड़ेगा। नेक्स्ट कितना अलॉट किया था मैम? 15,000 शेयर्स। 15,000 शेयर्स के ऊपर 5 के हिसाब से कितना? 15,000 इंटू 5, 75,000। 75,000। हमारे पास कितने हैं मैम? 30,000 हमारे पास ऑलरेडी है, यानी बचा हुआ 45,000 हमको मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं निकालेंगे, वेट वेट। थर्ड कैटेगरी कितना अलॉट किया? 80,000 निकालो। 80,000 उसके ऊपर अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज के हिसाब से कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। हमारे पास कितना है मैम? 4,80,000 है। रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ 4 लाख की। यहाँ पर एक्सेस है आपके पास में, कितना एक्सेस है? 80,000। ये 80,000 आपको रिफंड करना है। देखो कैटेगरी ए में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैटेगरी ए का तो मुझे पूरा की पूरा ही मंगवाना पड़ेगा, 25 का 25। कैटेगरी बी में मेरे पास 30,000 है, बट मेरी नीड कितनी है? 75,000 की। तो जो एक्सेस 45,000 है वो मुझे मंगवाने पड़ेंगे। और थर्ड कैटेगरी में मेरी रिक्वायरमेंट 4 लाख की ही है, पर मेरे पास कितने हैं? 4,80,000। जो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट मैं क्या करूंगी? रिफंड कर दूंगी। तो कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है? 25,000 प्लस 75,000 प्लस 4 लाख, इट कम्स टू 5 लाख रुपीज। कुछ गलत किया क्या कैलकुलेशन? नहीं। हाँ ठीक, ये 5 लाख रुपीज की क्या है? अमाउंट ड्यू है ऑन अलॉटमेंट। अब यहां पर हम निकालेंगे क्या? अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट, EFG, और H में निकालेंगे हम अमाउंट रिफंडेड, अमाउंट ऑफ रिफंड। तो देखो यहाँ पर कितने मंगवाने पड़ेंगे मैम? पूरे की पूरे 25,000 ही मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 30,000 है पर रिक्वायरमेंट 75,000 की है, तो मुझे कितने मंगवाने पड़ेंगे? 45,000। F माइनस ई, मेरे पास ऑलरेडी 30 रुपीज आए हुए हैं और मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है? 75,000 की। तो बैंक में कितने आएंगे कैटेगरी 2 से? 45,000। कैटेगरी सी मैम, कैटेगरी सी से तो कुछ भी नहीं आएंगे, नील आएंगे। इनफैक्ट कैटेगरी सी में तो आपको 80,000 का रिफंड करना पड़ेगा, है ना? अगर मैं ऐसे निकालू F माइनस ई, तो यहाँ पर निगेटिव 80,000 आएंगे, और निगेटिव 80,000 यानी मेरे पास एक्सेस बैलेंस है आफ्टर अलॉटमेंट। हमको अलॉटमेंट के बाद ही बोला है ना रिफंड करने के लिए, तो अलॉटमेंट के बाद मेरे पास एक्सेस कितना है? 80,000। तो वो मैं क्या करूंगी? रिफंड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ का टोटल कितना आएगा? इसको थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ, 80,000। तो बैंक में कितने आएंगे? 45,000 प्लस 25,000, इट कम्स टू 70,000, और रिफंड हो जाएगा आपका 80,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्किंग नोट वेरी वेल, राइट? अब इसके ऊपर पास करेंगे हम जर्नल एंट्रीज। पहले 2 मिनट में ये वर्किंग नोट लिख लीजिए। डन, चल जर्नल एंट्रीज।
in the books of JK Limited. In the books of JK Limited journal entries. Serial number, particulars, ledger folio, amount debit, amount credit. ठीक है, चल फर्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव किया आपने? देखो हमारे पास पूरा वर्किंग नोट रेडी है। एप्लीकेशन मनी यू हैव टू रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर्स। बट अमाउंट कितनी रिसीव की आपने? देखो सी पे लिखा है अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन 7,10,000। चलिए कितना अमाउंट आया बैंक में? 7,10,000 हो गया। अभी एंट्री 2 शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करो शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी रिक्वायरमेंट थी आपकी? मैम रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 2 लाख की। चलो 2 लाख ट्रांसफर करो। 2 लाख डन। शेयर एप्लीकेशन तक तो ठीक है। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एफ 5 लाख रुपीज। अलॉटमेंट में कितने ड्यू हुए? 5 लाख। चलो लिखो 5 लाख। बट अलॉटमेंट में आया था 4 रुपए का प्रीमियम भी, तो सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी भूलना नहीं है। प्रीमियम कहाँ आ रहा है? यहां आएंगे कितने? 1 लाख और ये 4 लाख। यही छोटी छोटी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट एंट्री, अलॉटमेंट के पैसे बैंक में कितने आने वाले हैं? बैंक में कौन से आएंगे? मैम ये 25,000 और ये 45,000 बैंक में रिसीव होंगे और बचे हुए एडजस्ट होंगे। तो पहले एडजस्टमेंट की एंट्री, तो मुझे बताओ एडजस्टमेंट कितना हो रहा है? मैम एडजस्टमेंट ना ये यहाँ पे देखो, ये 30,000 हमने पूरे यूटिलाइज किए है ना। अलॉटमेंट के लिए ये 30,000 यूटिलाइज कर लिए पूरे और बचे हुए मंगवा लिए। बट यहाँ पर ना हमने ये 4 लाख ही मंगवाए। कितने? सिर्फ 4 लाख एडजस्ट हुए। पूरे 4,80,000 अरे नीड ही नहीं थी। नीड कितनी थी? 4 लाख की। तो पूरे 480 हम यूटिलाइज करेंगे क्या? नहीं। तो एडजस्टमेंट कितने का हो गया? 4,30,000 का। ठीक है, समझ में आया होगा। ये 30,000 यहां से लिए और ये 40,000 यहां से। ठीक है, वेट, चलो एडजस्टमेंट की एंट्री, शेयर लिखिए मेरे साथ में आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट चलो एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री है एडजस्टमेंट की? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 30,000 प्लस, थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, आप लिख लीजिए 30,000 प्लस 4 लाख, इट अमाउंट्स टू 4,30,000। 30,000 प्लस 4 लाख, 4,30,000, 4,30,000। और अब बचा हुआ जो 80,000 है उसको हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। और रिफंड की एंट्री क्या रहेगी? अगेन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव हो गया था, इसीलिए हम बार बार शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ही वो पैसा निकाल रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 80,000, 80,000, इतना अमाउंट हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितना अमाउंट रिसीव होगा? ये 80,000 की एंट्री हो गई रिफंड की, ये एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव होगा? तो अलॉटमेंट में रिसीव होगा 25,000 प्लस 45,000, इतना 70,000 आपको क्या होगा? अलॉटमेंट के टाइम रिसीव होगा। तो सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 70,000, 70,000। और ये 70,000 कहाँ से आए मैम? 25,000 कैटेगरी 1 के और 45,000 कैटेगरी 2 के। ठीक है, इतना अमाउंट बैंक में रिसीव होगा, इसीलिए वर्किंग नोट जरूरी है। एंड लास्ट आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 1 लाख शेयर्स के ऊपर 7 रुपीज, है ना? 7 रुपीज निकाले थे हमने, 1 लाख शेयर्स के ऊपर 7 रुपीज के हिसाब से 7 लाख, 7 लाख। और हमको दिया है कि ड्यूली रिसीव्ड है, क्या है? ड्यूली रिसीव्ड है, इसके ऊपर कोई कॉल इन अरियर्स नहीं है, कोई फोरफीचर नहीं है, रिसीव कर लिए। तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना? 7 लाख, 7 लाख। नरेशन आप लोग लिखोगे। अब ये क्वेश्चन के अंदर डेट्स भी दी थी, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन में डेट्स भी दी गई थी आपको। देखिए, आपको बताया था कि 6 लाख शेयर्स 30 जून को मिल गए थे, फिर एप्लीकेशन आपको रिसीव हुआ था 1 जुलाई को, तो हमको डेट्स लिखनी चाहिए, राइट? तो 1 जुलाई को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो हम एप्लीकेशन के टाइम पे यहाँ पर सीरियल नंबर ना लिखते हुए हम यहाँ पर डेट्स लिखेंगे, डेट। तो कब रिसीव हुआ आपको? फर्स्ट एप्लीकेशन यू हैव टू रिसीव ऑन 1 जुलाई 2018। ठीक है, फिर अब ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, फिर शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कब करोगे आप? तुरंत ही कर देंगे मैम। ठीक है, आपने कब तक के वेट किया पहले तो देखो। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 10th जुलाई, एप्लीकेशन 1 जुलाई को आया, बट अलॉटमेंट आपने 10th जुलाई को किया, है ना? एप्लीकेशन मनी आप शेयर कैपिटल को कब ट्रांसफर कर रहे हो? 10th जुलाई को। ठीक है, तो चलो लिखो 10th जुलाई, 10
जुलाई 2018 को। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कब हुआ मैम? 10 जुलाई को हुआ। शेयर एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट कब हुआ मैम? वो भी 10 जुलाई को ही हुआ। आपने रिफंड कब किया मैम? वो भी 10 जुलाई को ही किया, क्योंकि सेम डे अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट करने के बाद बोल दिया था कि आप रिफंड कर दो। ओके। और शेयर अलॉटमेंट के पैसे कब रिसीव हुए हमको? वो भी 10 जुलाई को। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका डेट दिया है। बैलेंस कॉल मेड ऑन 31 जनवरी। कब? 31 जनवरी को। रिसीव हुआ कि ड्यू हुआ? क्या लिखा है देखेंगे हम। फाइनल कॉल बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव बाय 31 जनवरी। अब कब मेड किया और कब रिसीव हुआ वो अलग अलग नहीं दिया है, ठीक है? तो हम वो दोनों भी डेट एक ही कंसीडर करके लिखेंगे, दैट इज 31 जनवरी। जनवरी, ठीक है? चलिए लिख लीजिए ये। पहले वर्किंग नोट, आई गेस वर्किंग नोट को पहले टाइम दे दिया था। अब जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट द जर्नल एंट्रीज फास्ट। इजी था क्वेश्चन? यस, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। डन। चल, अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, व्हाट इज मीन बाय राइट इशू और उसके कुछ इलिस्ट्रेशन, एंड इफ टाइम परमिट्स वी गो फॉर बोनस इशू 2। चलो ठीक है, ये सेशन में आपको